जनरली वैसे सीक्वेंस में लोग पढ़ते हैं तो पहले एलआर पढ़ते हैं, फिर सीआर सर्किट पढ़ते हैं, फिर एलसीआर पढ़ते हैं, बट मैं पहले आपको एलसीआर सर्किट पढ़ाऊंगा। एलसीआर सर्किट इन सीरीज, एलसीआर सर्किट इन सीरीज, ब्रैकेट में लिख लो, अपन इसको सबसे पहले कर रहे हैं एनालिटिकल मेथड से। मैं पहले वार्निंग दे दूं, कोई भी रोएगा नहीं, ठीक है? छोटा सा डेरिवेशन है, शांति से देख लो। ठीक है, शुरू करें। तो देखो बच्चों, ये एक सर्किट है जिसमें एल, फिर सी और प्लस आर, किसी को भी सीक्वेंस में लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? किसी भी सीक्वेंस में लगा लो। और ये कनेक्टेड है एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से, एल सी आर। एल फॉर इंडक्टर कॉइल, सी फॉर कैपेसिटर एंड आर फॉर रेजिस्टर, ठीक है? तो बच्चों ये बताओ, मैं यहाँ पर एक बात बोल सकता हूँ, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यस और नो? सबको पता है। चलो, अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये टोटल पोटेंशियल, चलो मैं इसमें एक किरचॉफ्स लॉ लगाता हूँ एक बार, या तो किरचॉफ्स लॉ मान लो आप लोग। तो क्या मैं एक बात लिख सकता हूँ, एल डी आई बाई डी टी, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू इंडक्टर कॉइल। ऐसे कैपेसिटर के लिए क्या होगा, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है ना, होता है क्यू बाई सी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू बाई सी, प्लस रेजिस्टेंस के लिए आई आर इज इक्वल टू ई एम एफ एट द इंस्टेंट, इसकी जगह मैं V लिख देता हूँ ना, एट एनी इंस्टेंट, यही होगा। अगर बच्चों इन तीनों से मिलकर करंट बन रहा होगा तो आपको याद करो, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होता था तो करंट और ईएमएफ का फेज सेम होता था। अगर इंडक्टर कॉइल होता था तो करंट और ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता था, पाई बाय 2 से आगे कौन होता था, पीछे पलट के देखो, पीछे पलट के देखो, कौन लैग करता था, करंट मतलब पीछे रहता था पाई बाय 2 से, ईएमएफ आगे होता था। आराम से पीछे पलट के देखा करो, रिवीजन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कैपेसिटर, इसमें क्या होता था, करंट पाई बाय 2 से आगे होता था, ऐसा था। लेकिन अब ये तीनों मिल गए तो हम कोई भी एक कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, तो मैंने एक बात मान ली कि करंट में और इसमें कुछ ना कुछ तो एक फेज डिफरेंस होगा। आई कैन राइट इट एज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, अग्री? ठीक है, माइनस फाइव मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं मान रहा हूं कि कैपेसिटर थोड़ा सा कमजोर है एज कंपेयर टू एल, ठीक है? ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं, मतलब एक्सी थोड़ा सा कम है एक्सएल से, ठीक है? बाकी इसको मैं एक और मेथड से करवाऊंगा, तब और डिटेल में क्लियर करेंगे, ठीक है? चलो, अब मुझे देखो एक एक करके तीनों के लिए चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी, डी आई बाई डी टी भी निकालना है, क्यू भी निकालना है, आई तो यहाँ पर है ही मेरे पास, ठीक है? तो निकालते हैं और पुट करते हैं। वी की जगह मैंने रख दिया, नेक्स्ट स्टेप में एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी प्लस आई आर इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है? अब डी आई बाई डी टी की वैल्यू निकालो, हमारे पास आई है, कैन आई फाइंड डी आई बाई डी टी, बोलो यस और नो? डिफ्रेंशिएट कर दें उसे, क्या आएगा, आई नॉट कॉन्स्टेंट एज इट इज बाहर, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, अरे यार, माइनस फाइव इंटू ओमेगा, ठीक है? इंटू ओमेगा, बस हो गया। दिस इज माई इक्वेशन वन, दिस इज माई इक्वेशन टू। इक्वेशन थर्ड, मुझे क्यू भी तो फाइंड करना है इसमें पुट करने के लिए, तो क्यू भी फाइंड करते हैं। तो क्यू कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, आई इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है डी क्यू बाई डी टी, और आई की जगह आपको दे रखा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो कैन आई इंटीग्रेट डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट इंटीग्रेशन से बाहर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव डी टी, और आप सबको इसका इंटीग्रेशन आता है, जीरो से टी रख लेना, टाइम है ना, चेक कर लेना। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, आई नॉट माइनस
कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव अपॉन ओमेगा। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन 3। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं। अगर हो सके तो एक बार यहाँ तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा स्पेस चाहिए होगा। हाँ बालक। सर इसमें हमने सबको पॉजिटिव भी लिया है। हाँ हाँ, एक्चुअली में देखो, मैंने इसको डायरेक्टली सिर्फ सबके अगर तुम इसको सही से समझो ना, तो मैंने सबका पोटेंशियल निकाला और नेट सम ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द सर्किट लिख सकते हैं। एक्चुअली मैंने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, तो मैंने किरचॉफ्स आपको एक नाम दिया है बस कि ठीक है, आप समझ लो, क्योंकि रियल में तो किरचॉफ से इसमें लगाओगे कैसे तुम? अल्टरनेटिंग करंट में तो पता है कि ईएमएफ कब किधर है। एसी में लगता तो है, लेकिन कुछ तरीके से लगता है, करंट सोर्स और पोटेंशियल सोर्स वगैरह बनाकर। वो और नहीं पढ़ोगे अभी, एसी पढ़ोगे ना जब इंजीनियरिंग में तब, या इन केस अगर बीएससी करते हो। एंड बीएससी इज मोर डिफिकल्ट देन इंजीनियरिंग। हाँ ये सच है। हाँ, बीएससी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है इंजीनियरिंग से, मुझे पता है, मैंने की है दोनों। हाँ हाँ हाँ, वेदांश के लिए नहीं है, लेकिन ठीक है। ठीक है, इंजीनियरिंग में आप लोग सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पढ़ते हो, उसमें पूरी थ्योरी पढ़ते हो फिजिक्स की डिटेल में। विश्वास ही नहीं होता फिजिक्स पढ़ रहे हो कि मैथ्स पढ़ रहे हो। अरे कुछ अलग ही चलता रहता है। मेनली क्वांटम में ही एक्चुअली जो बच्चों को फिजिक्स में रोल आती है ना, वो क्वांटम ही रोल आती है। और शुरुआत में लोगों को लगता है कि हम फिजिक्स पढ़ेंगे, क्वांटम पढ़ेंगे, लास्ट में सिर्फ वो क्वांटम इस हिसाब से पढ़ते हैं कि बस पास हो जाए, कुछ भी करवा के भगवान पास करवा दो, ये स्थिति रहती है। थर्मोडाइनमिक्स अच्छी होती है, थर्मोडाइनमिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और बीएससी लेवल पे थर्मोडाइनमिक्स कम आती है, ये इंजीनियरिंग में ज़्यादा आती है। बीएससी वगैरह में क्वांटम मैकेनिक्स में ज़्यादा चले जाते हो, इंजीनियरिंग में क्वांटम में नहीं जाओगे तुम। इंजीनियरिंग में तुम वो करोगे जिस ब्रांच के लिए तुम पढ़ रहे हो, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है वो पढ़ोगे तुम, और इसमें तुम थ्योरी पढ़ोगे, तो थ्योरी बहुत रुलाती है ना। ठीक है, चले आगे, नोट कर लिया यहाँ तक? चल, तो बच्चों इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या बचा, एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास, एल ओमेगा आई नॉट साइन सॉरी कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस, प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, आई की जगह पे तो आई नॉट लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू आर इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या यही आएगा, हाँ कि ना? कोई दिक्कत किसी को?
सिंपल लग रहा है अभी? अब इसी को शुरू करते हैं थोड़ा सिंपल सिंपल से। सबको मेरे हिसाब से साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी अच्छे से आता होगा। अब तो पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास देखो एल ओमेगा, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो इसको एक्सएल लिख दूँ, एक्सएल आई नॉट एक्सएल, और यहाँ पर बचा बच्चों कॉस ओमेगा टी साइन सॉरी कॉस ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी साइन फाई माइनस आई नॉट अपॉन एक्स सी लिख सकते हैं। और सेम चीज़ कॉस ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी साइन फाई, हाँ प्लस आ जाएगा पता। हाँ सॉरी मैंने गलती से नीचे एक्स सी लिख दिया, ऊपर आएगा एक्स सी। ठीक है, आई नॉट एक्स, ठीक है, 1 अपॉन ओमेगा सी एक्स सी होता है ना। और यहाँ पर बचा बच्चों प्लस आई नॉट आर साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। बच्चों को पूरा बोर्ड पे दिख रहा है, ये कैमरे में दिख रहा है ना, ठीक है, इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और अगर आप लोग बुरा ना मानो तो यहाँ पर मैं एक टर्म और जोड़ना चाहता हूँ, प्लस 0 कॉस ओमेगा टी। कोई मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं, 0 ही होगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा अभी समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, आगे चलें। अब देखो वो सारे टर्म्स जिन टर्म्स में कॉस ओमेगा टी प्रेजेंट था उनको एक साइड ले रहा हूँ, जिन सब टर्म में साइन ओमेगा टी प्रेजेंट था उनको एक साइड ले रहा हूँ। देखो कॉस ओमेगा टी वाला टर्म एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, 3 टर्म्स हैं। तो इन तीनों टर्म्स को मैं एक साथ लिखने वाला हूँ। तो आई नॉट एक्स एल कॉस फाई, मैं इन सब में से कॉस ओमेगा टी कॉमन लेने वाला हूँ इसलिए मैंने इसको अलग से लिखूंगा। ठीक है, कॉस फाई ये बचेगा यहाँ पर, सेम इसमें देखो माइनस आई नॉट एक्स सी कॉस फाई, और फिर लास्ट में प्लस नहीं माइनस आई नॉट आर साइन फाई, और इन तीनों में से कॉमन ले लिया मैंने क्या, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, फिर इसके अलावा मेरे पास बचे साइन ओमेगा टी वाले टर्म्स, उनमें से भी साइन ओमेगा टी कॉमन लेकर बाकी को ऐड कर रहा हूँ। तो प्लस देखो सबसे पहला ये टर्म क्या बचेगा, आई नॉट एक्सएल साइन फाई। ठीक है, फिर दूसरे टर्म में चलते हैं, माइनस आई नॉट एक्स सी साइन फाई, क्या हुआ, इतनी बड़ी बात ए आई आर वन को समझ नहीं आई, प्लस आई नॉट, देखो इसमें से साइन ओमेगा टी कॉमन लिया तो आई नॉट आर कॉस फाई और इंटू साइन फाई साइन ओमेगा टी इक्वल टू अपन ने क्या लिखा था बच्चों, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 0 कॉस ओमेगा टी। कंपेयरिंग द कॉस नहीं सॉरी क्या कर दिया मैंने, हाँ ठीक है, कॉस कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट, कॉस ओमेगा टी वाले को कॉस ओमेगा टी वाले से कंपेयर करो, साइन ओमेगा टी वाले को साइन ओमेगा टी वाले से कंपेयर करो। तो देखो कॉस ओमेगा टी का कॉफिशिएंट उसमें क्या है 0, और यहाँ पर ये पूरा, तो हम डायरेक्टली बाय कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट 0 इज इक्वल टू आई नॉट एक्सएल कॉस फाई माइनस आई नॉट एक्स सी कॉस फाई माइनस आई नॉट आर साइन फाई लिख सकते हैं। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। देखो आई नॉट सब में से कॉमन आके गया, इन दोनों में से अगर मैं कॉस फाई कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचता है आई नॉट, सॉरी कॉस फाई कॉमन ले लिया तो अंदर बचा एक्सएल माइनस एक्स सी कॉस फाई, और बच्चों इस टर्म को उठाकर इधर भेज दो तो आर साइन फाई इधर आ गया प्लस का। ठीक है, आर को इधर डिवाइड में भेज रहा हूँ, कॉस फाई को इधर नीचे लेके आ रहा हूँ, तो मेरे पास बचा टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। दिस इज माई फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन। दूसरा बच्चों हम इसमें से साइन फाई के कॉफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो देखो हाँ ये रहा, आई नॉट एक्सएल
साइन फाई माइनस आई नॉट एक्स सी साइन फाई प्लस आई नॉट आर कॉस फाई इज इक्वल टू, मेरे पास क्या बच रहा है बच्चों, वी नॉट ठीक है। और इन दोनों में से अगर मैं साइन फाई कॉमन ले लूँ तो साइन फाई इज इक्वल टू आई नॉट भी, आई नॉट तो उधर डिवाइड में भेज देंगे डायरेक्ट, है ना। तो अंदर बच गया एक्सएल माइनस एक्स सी प्लस आई सॉरी आर साइन फाई आर कॉस फाई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट। बच्चों ये वी अपॉन आई डीसी में आपने पढ़ा था, क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस जैसा काम करने वाला एक नया टर्म आएगा, इसको रेजिस्टेंस बोल नहीं सकते अपन, ठीक है। इस टर्म को बोला जाता है इम्पीडेंस, दैट इज डिनोटेड बाय जेड। यूनिट ओम है, सारी कहानी वही है, लेकिन डीसी में अपन रेजिस्टेंस नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ऑल थ्री डिवाइसेस, दैट इज इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। ठीक है, बात समझ आई। तो इसको क्या नाम देते हैं, इम्पीडेंस। अब क्या साइन फाई और कॉस फाई की वैल्यू यहां से उसमें चिपका सकते हो, अगर मैं निकालना चाहूं तो निकाल सकते हैं साइन फाई कॉस फाई। कैसे, देखो अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए ट्राइंगल मानूं, ट्राइंगल मानूं तो बच्चों ये हो गया फाई, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा, जो ऊपर लिखा हुआ है एक्सएल माइनस एक्स सी, और बेस क्या आ गया आर। तो बच्चों ये अगर टर्म निकालते हो तो दिस टर्म इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, कल मैंने बताया था ये टर्म, ठीक है। तो साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं यहाँ से अगर साइन फाई देखना चाहूँ तो ये आता है एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और कॉस फाई क्या आएगा बच्चों, इसको मैं इधर लिखता हूँ कॉस फाई। कॉस फाई इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये मेरे टेन फाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अभी करेंगे उससे भी, पोलर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी करेंगे यही चीज़, ठीक है। एक बार के लिए मुझे बताना है, क्योंकि बोर्ड में अगर एनालिटिकल मेथड से डेरिवेशन आ गया तो आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। वरना मेरे पास एक दूसरा तरीका भी था इस डेरिवेशन को करवाने का, बाद में करवाऊंगा। साइन फाई और कॉस फाई की वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। तो साइन फाई की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्सएल माइनस एक्स सी, यानी इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, प्लस कॉस फाई जब वहां पर रखोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, दोनों का बेस सेम, इक्वल टू जेड। तो ऊपर लिखा मैंने आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, रूट लगा के बेटा मैंने इसका स्क्वायर कर दिया ऊपर वाले का, ठीक है। और नीचे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर पहले से था, एक रूट से एक पावर कैंसिल आउट, दैट मीन्स जेड मेरे पास क्या बचा, इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ जेड। ये है आपके जे एडवांस के सिलेबस में, z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये रिलेशन, ये रिलेशन और कॉस फाई, ये दो चीज, ठीक है, कर लो नोट। आ गया होगा ये होप समझ में, डेरिवेशन इजी है, बस ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है बस, और ऐसा बड़ा बड़ा सा लगता है देखने में, बड़ा बड़ा सा क्या, हाँ ओम होगी, क्यों अलग होगी, आर के बराबर ही तो आ रहा है, डायमेंशनली चेक करो, प्लस माइनस में जेड के सामने ही तो है। तो जेड की यूनिट ओम होगी, नाम क्या लिखते हैं इसका, इम्पीडेंस लिख लेना नाम। एक्सएल को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, इंडक्टिव रिएक्टेंस,
हाँ, वो आज का यही एक टॉपिक मैंने बोला था ना, एक ही टॉपिक होगा, वो यही है। जब मैंने पहली बार 12th में पढ़ा था तो इस डेरिवेशन को देख के नफरत हो गई थी इस चैप्टर से मुझे। क्या ही पढ़े जा रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स लग ही नहीं रहा फिजिक्स जैसा। और इसमें कमी थोड़ी सी शायद मेरे टीचर की रही थी, या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया हो। उन्होंने बेसिक चीज़ें अल्टरनेटिंग करंट की नहीं बताई थी कि एक्चुअली में दिस इज़ वाइब्रेशन। ये चीज़ मुझे बहुत बाद में पता चली। एसी काम कैसे करता है, बस हर कोई करंट फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो ही नहीं कर रहा, कहाँ फ्लो कर रहा है। बेटा ये जेड लिखा है मैंने, टू मत लिख लेना है ना। जेड। बादल समझ में आया? यस सर। आप लोगों का वेव ऑप्टिक्स कितना हो गया अभी? जो लेक्चर मतलब अभी बचा हुआ है, तो वेव फ्रंट हो गया ना? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप लोगों का न्यूक्लियस वाला चैप्टर सर से ही करवाऊँ मैं। मेरे दिमाग में ये है, देखते हैं। क्योंकि अभी तुम लोगों का वो भी तो चल रहा है साथ के साथ, शायद ही हो पाए। प्रीवियस क्वेश्चन भी तो कर रहे हो ना? कहाँ तक उसमें, कहाँ तक पहुँच गए? प्रोजेक्टाइल पे आ गए? आज क्लास थी? कॉपी में लाइनें छोटी पड़ी नहीं पड़ी?
एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है उसी को फाई बोलते हैं अपन। एक बात बताओ, दो लोगों के बीच में अगर हाइट का डिफरेंस निकालना हो तो एक को ऑब्वियस सी बात है 0 मान लो। तो वही कर रहे हैं अपन यहाँ पर। बस तुम दोनों ऐसे आगे पीछे कैसे बैठ रहे हो? क्या लड़ाई हो रही है क्या? क्या? तो बेवकूफ़ी कर दी उसने। मैं सबसे ज़्यादा पीछे चेक करता हूँ कॉपी। मैं आगे शायद एक बार के लिए कम चेक करता हूँ, पीछे ज़रूर चेक करता हूँ। हाँ, आगे वालों की आवाज़ नहीं जाती होगी पीछे तक। कर लिया नोट डाउन सबने? हाँ हाँ। बिल्कुल होता है। उस मेथड से दोबारा इस डेरिवेशन को भी करवाऊंगा मैं। अच्छा सक्षम, तुम ही लिख रहे हो क्या बस? मैं तुम लोगों को बताना भूल गया, तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ये एनालिटिकल मेथड। तुम्हारे, तुम दोनों के, तुम लोग के नहीं है एनालिटिकल मेथड, सीबीएसई वालों के। मेंस में एनालिटिकल मेथड थोड़ी है, उसमें फॉर्मूला चाहिए तुम्हें। तुम्हें फॉर्मूला चाहिए। चलो कोई बात नहीं, कुछ सीखोगे। ठीक है। सीबीएसई को पसंद है फालतू की गधा मजदूरी करवाना, सबको नहीं है। अच्छा, उसमें अगर पूछ लिया जाए भाई प्रॉपरली एनालिटिकल मेथड तो ही आपको ये मेथड यूज करना है, ठीक है? वरना फिर जो दूसरा मेथड बता रहा हूँ आप उससे भी कर सकते हो। हाँ वो तुम्हारा है। क्या होता है? टाइम तो देखो, आपको बहुत अच्छी खासी स्पीड भी चाहिए और दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत। एक्चुअली में गेम वो फिजिक्स में नहीं खेल रहा है, वो सिर्फ इंग्लिश में गेम खेल रहा है। वाई और वैन कब लिख जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर करना। बस वो इतने समय गेम खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और जो लोग रील्स देखते हो उन्हें मैं पहले वार्न कर दूं, फिजिक्स का एक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। एक क्वेश्चन पढ़ने में, वो 10 लाइनें पढ़ने में टाइम लगेगा। उतनी देर तो अटेंशन स्पैन ही नहीं होता आदमी का जो रील्स देखता है, फिर से क्वेश्चन समझ नहीं आता। रील्स से प्रॉब्लम यही तो होती है, अटेंशन टाइम आपका कम हो जाता है। ठीक है, समझ गए? हाँ मेरे को पता तुम नहीं देखते, मैं जिसे कहना चाहता हूँ समझ जाएगा। क्या?
वैसे इसमें हंसने की क्या बात है, तुम लोग भी करो यार। हाँ हाँ, तो तुम लोग भी करो यार। हाँ, चलो चलो वापस इस पे आते हैं टॉपिक पे। अब टॉपिक लिखो एलसीआर सर्किट इन सीरीज विद फेजर डायग्राम। LCR circuit in series with phasor diagram। क्या हुआ? बस यही क्वेश्चन है, उसमें एनालिटिकल मेथड लिखा था, अभी फेजर डायग्राम से कर रहे हैं। तो बच्चों मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। जो भी सर्किट है मेरे पास ऊपर, इस सर्किट में तीन टाइप के पोटेंशियल डिफरेंस काम कर रहे हैं, तीन टाइप बोल सकता हूँ, तीन डिवाइसेस से पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे हैं। कौन कौन से? इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। तो मैंने मान लिया रेजिस्टेंस वाला ना इसके अलोंग है, तो मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए क्या आई नॉट आर लिख सकता हूँ। मैं पीक वैल्यू की बात कर रहा हूँ सिर्फ फिलहाल, है ना, आई नॉट आर। ऐसे बच्चों इससे 90 डिग्री आगे क्या होगा? इंडक्टर होगा, आपने पढ़ा था। अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस होता तो करंट से 90 डिग्री आगे होता। तो मैंने मान लिया आई आर से 90 डिग्री आगे, क्योंकि करंट किस फेज में चलता है? जिस फेज में ईएमएफ चल रहा होता है रेजिस्टेंस वाले सर्किट में, है ना। तो यानी यहां पर मैं कहीं पर बना सकता हूं क्या, आई नॉट एक्सएल। बोलो एग्री। ठीक है। और मैं अभी के लिए थोड़ा सा मान के चल रहा हूँ कि एक्सी इज लेसर देन एक्सएल। मैं मान के चल रहा हूँ, ऐसा वैसे ज़रूरी नहीं है बट ठीक है। इसलिए उसका लेंथ थोड़ा सा कम कर दिया मैंने, यहाँ पर कर दिया आई नॉट एक्सी। बोलो कोई दिक्कत? अब इन तीनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूँ किधर दिखेगा? आइदर इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बट इन फेजर डायग्राम वी कैन कैलकुलेट द रिजल्टेंट। ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर, मतलब मान लो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में मिला मुझे, मैंने मान लिया रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में मिला। इस एंगल को मैंने कहा पाई। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये वाली लेंथ, अच्छा मैं आई नॉट को भगा देता हूँ, मुझे आई नॉट की कोई ज़रूरत नहीं, तीनों में था, हटा दिया मैंने, सिर्फ समझाने के लिए आई नॉट बनाया था मैंने, हटा दिया। यहाँ पर बचा एक्सएल, एक्सी और आर। तो ये बताओ ये वाली लेंथ क्या है? आर के बराबर ही तो है यहाँ तक की लेंथ, हाँ या ना? है ना। और इसकी हाइट एक्सएल माइनस एक्सी के बराबर है। तो ये वाली हाइट बची मेरे पास एक्सएल माइनस एक्सी। कैन यू फाइंड 10 फाइव? कितना? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। कैन यू फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट? इसी को z बोलते हैं अपन। रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्या यही निकाला था उस डेरिवेशन से? ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है। नहीं, सीबीएसई में भी है ये, बट क्वेश्चन के मार्क्स देखना, अगर मार्क्स 5 नंबर में दिया ये क्वेश्चन तो एनालिटिकल से करना फिर। ठीक है, फिर ये मत कर देना। अच्छा, ये डेरिवेशन मैंने भी थोड़ा सा शॉर्टकट लगाया है। यहाँ पर अलग अलग फेजर बनते हैं, एक बार आई नॉट वाला, फिर वो आई नॉट हटाते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मिटा दिया ना, आपको बनाना पड़ता। हाँ, वो पहले आई नॉट लिख कर बनाना पड़ता कि भाई इधर का फेजर ये है, इधर का ये है 90 डिग्री आगे चलेगा पीछे चलेगा, थ्योरी में लिख के बताना पड़ेगा आपको कि करंट और ईएमएफ इफ रेजिस्टेंस ओनली सर्किट में सेम फेज में चलते हैं, इसलिए मैंने इससे 90 डिग्री आगे लिया, इसलिए 90 डिग्री पीछे लिया, रीज़न देना पड़ता। ठीक है। अगर मैं पहले ये डेरिवेशन पढ़ा देता ना तो तुम लोग वो डेरिवेशन देखते भी नहीं।
ये फिर ध्यान नहीं देते उस टॉपिक पे, बोलते क्या ही जरूरत है। देखो एक्चुअली में कोई ज़रूरी नहीं एक्सेल ज़्यादा होगा, एक्सी भी ज़्यादा होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, क्या फ़र्क पड़ता है। एक्सी भी ज़्यादा हो गया कोई फ़र्क पड़ेगा, माइनस का स्क्वायर। सेम यहाँ पर 10 5 मॉड लगा होता है, 90 डिग्री से कम ही चाहिए मुझे। अब आप सब बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हो, इसलिए मुझे टॉपिक्स आगे पढ़ाने पड़ेंगे, वरना मैं यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ों में चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता अगर मैं जेई मेंस के अकॉर्डिंग बताता तो आपको। एक बार मैं टॉपिक ख़त्म कर दूँ सारे, पहले एक बार टॉपिक ख़त्म कर देते हैं फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है रेजोनेंस सर्किट। अच्छा है, इससे पहले दो टाइप के सर्किट और हैं, एक है एल आर सर्किट और एक है आर सी सर्किट। तो एल आर सर्किट मतलब वहाँ पर सी प्रेजेंट नहीं है, क्या फॉर्मूला बनेगा जेड का, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, 10 फाई का एक्सएल अपॉन आर। ऐसे आर सी सर्किट होता तो एक्स सी अपॉन आर और आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। ये इम्पिडेंस का फॉर्मूला बन गया, दो टॉपिक खत्म। तीसरा टॉपिक रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है, ये मैंने बोला ना सिर्फ यही फॉर्मूला इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं है। रेजोनेंस सर्किट एक ऐसा सर्किट जहां पर एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाए, तो वहां पर जेड किसके बराबर होगा, आर के बराबर। दूसरी बात, अगर एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा, एक्सएल कैन बी रिटर्न एज ओमेगा एल, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा सी। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। और ये अगर ओमेगा हमने निकाल लिया तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं एसएचएम वाला सर्किट बन रहा है, ओमेगा तो वही निकालते थे ना, तो ये हो गया हमारा रेजोनेंस सर्किट। हाँ यही है। और एक टर्म और आता है क्वालिटी फैक्टर और एक पावर फैक्टर। पावर फैक्टर भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, कॉस फाई इज नोन एज पावर फैक्टर। हाँ हो गया चैप्टर खत्म। ओमेगा कब निकाल सकते हो, अच्छा मैंने यहाँ पर, हाँ नहीं नहीं टॉपिक डाल नहीं रहे, मैंने सिर्फ बताया चैप्टर खत्म। करवाना तो मुझे पूरा पड़ेगा, बोर्ड के लिए भी तो करना है तुम लोगों को। हाँ तो क्या सर्कुलर मोशन का एसएचएम बोल सकते हैं। चलो मैं उस पर बहस नहीं करूँगा अभी। एसएचएम की कहानी थोड़ी सी मस्त है, उसके 3 लाइनें अगर पता हो, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, दूसरा नेगेटिव के, और तीसरा वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। उस पर गेम 3 पॉइंटों पे। खैर चलो, हाँ 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 अभी इधर देखते हैं। ओमेगा निकाल लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन ओमेगा पे भेज जाएगा, ठीक है। ओमेगा पे भेज दिया तो एल पूछ लिया जाएगा, एस सी पूछ लिया जाएगा। और इसके बाद एक क्वालिटी फैक्टर, एक पावर फैक्टर, क्यू फैक्टर भी बोलते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैंने मिस करी, मैंने आप लोगों को एल आर सर्किट बताया, आर सी सर्किट बताया, किसी ने मुझसे पूछा नहीं सर एल सी सर्किट भी बन सकता है क्या, बिल्कुल बनता है, एंड दैट इज़ वेरी ग्रेट सर्किट, बहुत गजब का सर्किट होता है वो। उसको एलसी सर्किट बोलते भी नहीं, उसको एलसी ऑसिलेटर बोलते हैं। आर जीरो हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब वो सोचो कि 10 फाई इन्फिनिटी, दैट मीन्स कॉस फाई कितना होगा, जीरो। डिनोमिनेटर जीरो होगा ना, कॉस फाई जीरो, अरे हाँ जीरो होगा, डिनोमिनेटर जीरो होता है। अब एलसी ऑसिलेटर काम कैसे करता है ये समझो, जैसे मान लो इस फैन को मैंने कनेक्ट कर दिया, इसमें पहले से एक इंडक्टर कॉइल है, और इसको एलसी ऑसिलेटर बना दिया मैंने, एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया एलसी ऑसिलेटर से। फिर फैन धीरे धीरे करके स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पे जाएगा, फिर वहां से धीरे धीरे स्लो होगा, जीरो पे आएगा, उल्टा घूमना शुरू, फिर मैक्सिमम पे, फिर धीरे धीरे जीरो होएगा, धीरे धीरे जीरो होगा, फिर सीधा घूमना शुरू, और जिंदगी भर ऐसे चलता रहेगा किसी विदाउट करंट सोर्स को दिए हुए। मतलब एक बार मैंने एलसी सर्किट से कनेक्ट कर दिया तो जिंदगी भर चलता रहेगा, क्योंकि लेकिन एक पंगा है, कैन यू मेक एनी सर्किट विदाउट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हमने ऐसा बना लिया तो बिल्कुल ये चीज काम करेगी 110%, दैट इज नोन एज एलसी सर्किट। हाँ तो वैसे ही
अगर मैंने सुपर कंडक्टर डेवलप कर लिया तो बिल्कुल आप एलसी ऑसिलेटर चलाते रहो, कौन रोक रहा है, दौड़ाते रहो एलसी ऑसिलेटर। ठीक है, अरे मैंने इस पर बनाने की बहुत कोशिश की थी डायोड लगाकर, कि पंखा क्यों उल्टा घुमाऊंगा, मैं तो सीधा ही घुमाऊंगा। इसको बनाने की कोशिश की थी लेकिन फिर हुआ नहीं, बहुत कोशिश की थी मैंने पर नहीं बना, सर्किट ही उड़ जाता था जैसे ही मैं उसको करंट देता सर्किट फूक जाता था। डायोड जाने कितने तो डायोड खराब कर दिए मैंने वो बनाने के चक्कर में, क्या वोल्टेज बढ़ जाता है और उड़ जाता है वो। चलो ठीक है, यही कुछ के चक्कर में मैंने इतना नुकसान किया है प्रैक्टिकली बनाने की कोशिश कर रहा था ना मैं। हाँ, कैपेसिटर कैसे बनाया होगा मैंने, अच्छा आप लोगों को कैपेसिटर पढ़ चुके हो, बता सकते हो कैसे बना सकते हैं कैपेसिटर। अच्छा तुम लोगों को तो बता, तुमको तो बता दिया मैंने, आप लोग कैसे कैपेसिटर बनाओगे। प्लेट लेके फॉइल पेपर से, मैंने बनाया था, कांच की बोतल ली, उसके अंदर सॉल्ट वाटर, बाहर फॉइल पेपर, बन गया कैपेसिटर, बीच में डाइलेक्ट्रिक हो गया कांच की बोतल, 2 प्लेट बन गए। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और मैंने तो उसी के ऊपर कॉइल भी लगा दिया था एलसी ऑसिलेटर बनाने के लिए, जो फॉइल पेपर लगा था ना उसी के ऊपर बना दिया था मैंने कॉइल। बहुत हाई पोटेंशियल पे, मतलब आप लोग डायरेक्ट करंट फ्लो होते हुए देख सकते हो हवा में, जैसे थंडरस्टॉर्म गिरता है ना, ऐसे करंट कंटिन्यूस, मैंने जिस रॉड से उसको कनेक्ट किया था ना, करंट कंटिन्यूस फ्लो होते हुए दिखा था। नहीं, रियल लाइफ में चलो दिखाऊंगा कभी, शायद मैंने टांड पे फेंक रखा है, होगा तो दिखा दूंगा, सही जिंदा होगा तो। जैसे फिजिक्स लैब में कब है एग्जीबिशन, आऊँ, क्या बनवा रहे तुमसे। चलो, मैं तो कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने छोड़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसा ऐसा बताओ, तो यही बना सकते हो। आ, जैसे 1 मीटर का डिस्टेंस होता है गेट के बीच में, हाफ मीटर के लिए कैपेसिटर और कॉइल के बीच का डिस्टेंस रख दो, हाफ मीटर के लिए बनाना है, डिजाइन करना है, जैसे बीच में से कोई भी क्रॉस होगा हाफ मीटर पे से, दोनों तरफ से झटका खाएगा वो, और उसको पता भी नहीं चलेगा ये कैसे करंट का है, कोई तार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सेंसर बनाया था, सेंसर भी बनाए थे, और क्या क्या बनाया था, सेंसर बनाया था, काली 10,000, काली 10,000 थीम रखा था अपन ने वो, डिफेंस का, नेशनल सिक्योरिटी का थीम रखा था। मैं एक्चुअली मैंने खुद ने कुछ नहीं बनवाया, मैंने सारा काम बच्चों को दिया कि आप लोग करो, मैंने टॉपिक्स दिए थे इन लोगों को कि तुम लोग करो, इन लोगों ने एंड तक कुछ नहीं किया, मैंने कहा मत करो, फिर लास्ट के आधे घंटे में मैंने इन लोगों के सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाए थे और वो प्रोजेक्ट फिर कैसे कंप्लीट करवाए थे, क्योंकि मेरे को पता था प्रोजेक्ट तो ये बना नहीं सकते, तो काली 10,000 से जो ब्लास्ट कराना था बलून का करवाना था। ठीक है, तो बलून ब्लास्ट, अब मैं खैर ऑनलाइन ऑन रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ, तो बलून का ब्लास्ट करवाने के लिए मैंने इनको ट्रिक दी थी, और पिन रखवाया था हाथ में यहाँ पर जैसे लेजर आया टूट गया। सेंसर्स कैसे काम कर रहे थे, तो एक बच्चा उधर बैठा स्विच ऑन कर रहा था अलार्म के, तो लोगों को किसी को पता नहीं चला क्या हो रहा है। इनफैक्ट जो विमान उड़ाया था वो एक प्रॉपर उड़वाया था, वो मैंने करवाया था इनको प्रोजेक्ट शुरू से, वो प्रॉपर उड़ा था, पुलिस सिस्टम से मूव करवाया था उसको, उसके वीडियोस हैं, उसके कभी होगा तो दिखाऊंगा, उसके वीडियोस होंगे तुम लोग के पास पड़े होंगे। हाँ दिखाना इनको कभी, हॉलोग्राम तो चला था अच्छा, ऋषभ का जो प्रोजेक्ट था वो भी अच्छा चला था, सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट बनाया था ना उसने, मास बैलेंसिंग, अरे वुड का था ना वो, हाँ थ्रेड पे जो सस्पेंडेड था, अच्छा बनाया था, नहीं मैंने उसको बोला था ले जाना, मतलब नहीं छोड़ने का। चलो, क्या हुआ, हाँ वेब शूटर वो भी बनाए थे, तन्मय ने, जो अभी उसमें गया ना मंडी में, उसको उसने बनाए थे। तो
वो हरकतें करता था उल्टी सीधी। एक दिन मेरे को फोन करता है, सर कि एक बात बताओ, मैं ये मकड़ी को रेडियो एक्टिव कैसे कर सकता हूँ, मैं चाटे दूंगा एक। अभी भी उसका मन नहीं लगता, आए दिन फोन करता रहता है मेरे को। रिसेंटली अभी वीडियो भेजा उसने कि सर ये हमारे सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर है, वीडियो में दिखाऊंगा, क्लास चल रही है उसमें, तो हमारे सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर, मतलब क्लास में पढ़ने की बजाय वीडियो बना रहा है, चुपचाप पढ़ ले। और एक दिन क्या करता है, हाँ वेब शूटर, वही मेरे से पूछा था सर कैसे बनाऊँ, तो फिर मैंने उसको बताया था टेक्निक उसका कि तू ऐसे बना सकता है। लेकिन बेटा वेब शूटर बनेंगे वो लटक थोड़ी सकते हो उससे, बस तुम एक बार दिखा सकते हो कि हाँ ऐसे तुमने वो तोड़ दिया। 2-3 मीटर तो निकाल ही लोगे यार, नॉर्मल। कुछ नहीं, थ्रेड होता है उसमें, धागा लगा होता है। नहीं, जैसे बुलेट फायर करते हैं वैसे उसमें मास ऑब्जेक्ट फायर करते हैं। और ऐसे ऋषभ को मैंने बनाना सिखाया था। आप लोग टीजर गन जानते हो? तो उससे मतलब उसको मैंने ये चीज़ टेक्निक बताई थी कि किसी से हाथ मिलाओ तो उसको कैसे टीज कर सकते हो। तो उसकी बॉडी में मैंने कोट के अंदर टीजर गन बनाया था, जिसमें उसकी बॉडी में पोटेंशियल आ जाता था, और जैसे किसी से हाथ मिला तो झटका खाता था बहुत तेज। मैं बना सकता हूँ। ऐसे आक्रामक चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। हाँ, ऐसी चीज़ें बनाओ, तो प्रैक्टिकल तुम लोग कभी करते ही नहीं, खैर अब तो 12th में टाइम नहीं है तुम लोगों के पास, अब तो मत ही करो। अब मत करो, नहीं अब मत करो प्रैक्टिकल। डमी वालों को एक्सपेरिमेंट स्कूल में, हाँ करवाएंगे। स्कूल बुलाएगा तुम लोग को अच्छा वही बादल वाली स्कूल। बुलाएंगे, शायद लास्ट में बुलाएंगे। तो बादल ने वो स्कूल छोड़ दी विकास? क्यों? उसकी तो खूब चलती थी, बादल है। हाँ हाँ हाँ, प्रोसेस इसकी खूब चलती है स्कूल में, जहाँ भी जा रहा है हर कोई, और बादल। चलो, तो कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लें। अच्छा नहीं, क्वेश्चंस क्यों, पहले एलआर और ये। अच्छा, अब आप लोग बना के सॉल्व कर सकते हो एलआर सर्किट और सेम फेजर से। जैसे मान लो एलआर सर्किट बनाना है ना, ये नीचे वाला डंडा मिटा देना, उन दोनों के बीच में बना लेना, यहाँ से एक्स गायब कर देना, सेम डायग्राम में से वो एल गायब कर देना और बना दो एलआर सर्किट, निकाल दो फार्मूला। ठीक है, सेम एलआर के लिए और सेम आरसी सर्किट, इन दोनों के लिए आप लोग डिराइव करो। हाँ अभी अभी, तब तक मैं अच्छा क्वेश्चन देखता हूँ कोई सा, क्वेश्चन मिलते छुड़वा दूंगा मैं। अच्छा, इसमें अगर हम लोग चाहें तो cos फाइव भी निकाल सकते हैं, इजी है। ठीक है, तो वो भी अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। सिंगेज में चैप्टर ना के बराबर दे रखा है। अच्छा, पिछला जिसमें अपन ने cos फाइव निकाला था बेटा, उसको एक नाम लिख दो, मैंने बोला भी था लेकिन लिखा नहीं, लिखाना भूल गया, पावर फैक्टर बोलते हैं, है ना? cos फाइव जहाँ पर लिखा था मैंने बोला नहीं, आप मतलब बोल तो दिया था, लिखवाया नहीं। cos फाइव इज नोन एज पावर फैक्टर। कैसे? एलसी के लिए उसमें करंट सोर्स रखते ही नहीं है, उसमें करंट सोर्स रखते ही नहीं है। ऊपर सी बनाओ, नीचे एल बना दो,
और बस डायरेक्ट सीरीज मतलब डायरेक्ट कनेक्ट कर दो। एक्चुअली वो खुद को चार्ज करता रहता है ना, एल के अंदर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो कैपेसिटर को चार्ज करता है, इस वजह से वो वापस चार्ज होकर फिर करंट बन जाता है, फिर करंट बन जाता है, रेगुलर बनाता रहता है करंट। क्या? उसमें जब एलसी ऑसिलेटर पे आऊँगा तब बात करेंगे, प्रॉपर टॉपिक पे आया नहीं अभी मैं। ये चैप्टर ड्रॉपर बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान रहता है। सबसे पहला टॉपिक उनको ये बताते हैं z इज इक्वल टू दिस, cos फाई इज इक्वल टू दिस। दूसरा टॉपिक रेजोनेंस सर्किट, एक्स एल इक्वल टू एक्स हो जाए तो। तीसरा टॉपिक क्यू फैक्टर, आंसर खत्म। बस बस मैंने बोला ही है ही इसमें ये। एक बात बताओ, जे मीन्स में तुम्हारा एसी जनरेटर आएगा? क्या पूछेंगे? हाउ टू डिजाइन अ जनरेटर, वो सब टॉपिक नहीं आते। क्या वो मैं बनाऊं? कुछ नहीं करना, मैंने बताया तो, इसमें से एक्सी गायब कर दो, मतलब जहां जहां एक्सी दिख रहा है सब जगह से एक्सी गायब कर दो, बना दो डायग्राम। डायग्राम और ये टॉपिक सेम। हाँ, और दूसरे वाले में एल वाले में तो सी गायब, एल गायब कर दो, मतलब आरसी सर्किट में एल गायब कर दो। नेगेटिव नहीं, फिर एक्चुअली में इस सी को ऊपर भेज देना, या फिर आपको सी को ऊपर तो कैसे भेजोगे? हाँ, उल्टा बना देना, जैसे मर्जी करो। हाँ, एक्चुअली बनेगा तो 90 डिग्री पीछे ही, वो भी सही है, बट ये देखो फाई उस बार रिजल्टेंट नीचे की तरफ नहीं आएगा, उस बार रिजल्टेंट ऊपर क्यों जाएगा? अभी तो रिजल्टेंट ऊपर इसलिए जा रहा था क्योंकि एक्सेल उसे ऊपर खींच रहा था, नीचे चल जाएगा ना रिजल्टेंट भी, तो इसलिए ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा वो। हाँ, ये तो एज इट इज जो रहेगा वो तो रहेगा ही, जेड में तो कोई चेंज ही नहीं है। टेन फाइव निकालने के लिए रिजल्टेंट वाली लाइन नीचे की तरफ आएगी, जेड वाली, और निकाल दो फाइव, वापस से प्लस का ही बचेगा आपके पास अगर निकालना चाहो वैसे तो। और रियल में यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है तो एक्सएल और एक्सी का मॉड होता है। नहीं बेटा, तो ये गलत हो गया टेक्निकली, समझो क्यों। 90 डिग्री आगे नहीं है ना, कैपेसिटर तो 90 डिग्री पीछे चलता है, तो इसलिए टेक्निकली ये रॉन्ग हो गया। हाँ, ये देखो इसने सही बनाया, अगर देखना चाहो तो इसका डायग्राम देख सकते हो। हाँ, एक लाइन में सेम ही बनता है बच्चों का। 2 साल में ये तो मैंने ऑब्जर्व किया ही है। हाँ, एक बार इसका डायग्राम देख लो, शायद आपका सेम ही है, डायग्राम देखो। हाँ ठीक है, फाइव पे माइनस, हाँ नीचे की तरफ बन रहा है। बोलना चाहो बोल सकते माइनस। देखो अपन को डायरेक्शन फाई का एक्चुअली में थोड़ी देखना है, मुझे फाई देखना है कितना हुआ है, बात खत्म। इसलिए तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ मैं, फाई की वैल्यू पूछ रहा हूँ। आप एंटी क्लॉकवाइज की वजह से आप सॉरी क्लॉकवाइज की वजह से आप बोल रहे हो कि नेगेटिव आ जाएगा फाई, ठीक है, वेक्टर थोड़ी पढ़ रहे हैं। जल्दी करो, फिर एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट सा। अच्छा मैं बना ही देता हूँ यार डायग्राम, मुझे लग रहा है। अच्छा। अच्छा पानी देना। आज नहीं है मटके का पानी। थैंक यू। हाँ तो लिखो एक क्वेश्चन। अच्छा ऑनलाइन में सब बच्चों का हो गया? अक्षिता, तौशित, सौरभ। अरे यार मैं एक बार डायग्राम बनाना फॉर्म जरूरी है, बना देता हूँ एक बार डायग्राम में यार। चलो एक्सेल में देखो आपका ऐसा डायग्राम बना होगा,
यहाँ पर होगा एक्सएल, यहाँ पर होगा आर, और इधर कहीं पे रिजल्टेंट ये फाई, और टेन फाई इज इक्वल टू, बस कुछ नहीं करना था, इसमें एक्स की जीरो रख देना था, एक्सएल अपॉन आर, और z इज इक्वल टू बन गया होगा आपका रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। सेम एक्सी में डायग्राम बनाओगे तो इधर रहेगा आपका आर, और इधर कहीं पे है एक्सी, यहाँ पर बनेगा फाई। अच्छा, इसको गलती से भी एक्सी को ऊपर मत बना देना, क्योंकि इससे पीछे रहता है ना 90 डिग्री, ये ध्यान रखना। ये एंगल हो जाएगा आपका फाई, वैल्यू निकालोगे वापस से वही टेन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्सी अपॉन आर, और z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। किसी बच्चे के माइनस एक्सी का स्क्वायर आ रहा है क्या? माइनस का एक्स का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिखो, पहले ही करवा देता। चलो क्वेश्चन लिखो। इन अ सीरीज सर्किट suppose R is equal to 300 ohm, L is equal to 60, 60, 60, 12 into 5 milli Henry, and C is equal to 0.5 microfarad, microfarad. छः शून्य 60, 12 इंटू 5, 3600 का रूट। इंटीग्रेशन भी कर दे। इसके बाद दिया हुआ बेटा सोर्स सर्किट सपोज, हाँ, सोर्स एम्पलीट्यूड इज, क्या लिख दिया है, सोर्स एम्पलीट्यूड इज ई नॉट, अच्छा, सोर्स एम्पलीट्यूड इज ई नॉट इज इक्वल टू 50 वोल्ट, 5 शून्य 25 इंटू 2, 100/2, क्या 5√5, ठीक, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 50 वोल्ट लिख दिया ना, उसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू 10,000 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड 10,000, 1,0,0,0,0, 10,000 रेडियन पर सेकेंड, एक के बाद 4 0, 3 लिख दिए थे ना। फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट, मतलब पीक वैल्यू, अरे कुछ नहीं, एक्सएल, एक्सी, जेड, फिर आई नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट, फाई, इसके बाद अगला क्या पूछा, वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट, वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट। जितना भी पढ़ा है सब कुछ पूछ लिया मैंने, अभी तक हमने यही सब पढ़ा है, बस आरएमएस वगैरह नहीं पूछा। ईच सर्किट एलिमेंट, तो 3 डिवाइस डायग्राम दे रखा है आपको, यही वाला, इसमें एलसीआर लगा हुआ है, ठीक है, एल की वैल्यू, सी की वैल्यू, आर की वैल्यू सब गिवन है, पी नॉट की गिवन है, ओमेगा गिवन है, फाइंड ऑल द वैल्यूज, गेट आंसर एंड एंजॉय, जल्दी जल्दी। और फाई की वैल्यू मुझे एग्जैक्टली डिग्री में चाहिए।
मैं करूँ सॉल्व? 600 तो डायरेक्ट ही देख लो ना, ओमेगा एल ही तो होगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 600 आगे। हाँ हाँ, 3 बोलते पिटाई कर दूंगा। 3, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। शायद क्यों लगा? तुम्हारा अभी तक नहीं आया 600? अच्छा इसको तो आंसर ही आ गया, जेड निकाल दिया उसको तो। यही बच्चा तो था जिससे पूछा गया था साइन एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर देन प्रूव दैट एन इज इक्वल टू 6। इसने प्रूव किया था। कैसे प्रूव करते हैं बच्चों? साइन एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर देन एन इक्वल टू 6। आपको गिवन है साइन एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन इक्वल टू 6 प्रूव करना था। एक एन से एक एन काट दिया, एस आई एक्स इज इक्वल टू एन, एन प्रूव्ड। कुछ तो लेवल रखो आईआईटी का। हाँ बेटा बैट मैन, नहीं आंसर है तो बैट से मारूंगा। यही था जिसने कोरोना फैलाया था, बैटमैन। तुम लोग आंसर निकालो लास्ट में। चलो मैं करवा रहा हूँ फटाफट, देखो क्वेश्चन। सबसे पहली चीज पूछी गई थी एक्सएल, दैट इज ओमेगा एल। ओमेगा कितना 10⁴ इंटू एल की वैल्यू 60 इंटू 10⁻³ दैट इज 600 ओम। अगला एक्सी 1/ओमेगा सी, ओमेगा कितना 1/10⁴ इंटू 5 इंटू 10⁻⁷ और ये आ गया आपका 200 ओम। 200 ही आएगा ना? हाँ ठीक है। हाँ क्या कह रहे थे बोलो, अलग गलत आ गया।
अरे क्या हो गया नालायकों, क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? इसका मैंने पूछा था जेड, जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, रूट ऑफ 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, दैट इज 500 ओम। जेड आ गया। और क्या पूछा था? फाई, टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आल, नहीं जेड, क्या पढ़ा था, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन जेड या आर? तो एक्सएल माइनस एक्सी कितना बचेगा, 400 डिवाइडेड बाय 500, जीरो जीरो गया, 4/5 10, 4/5 फाइव इक्वल टू 53 डिग्री। अगर देखो ध्यान से, मैंने आंसर सही निकाला। ठीक है, देखो नीचे आएगा सिर्फ और सिर्फ आर। ठीक है, कहाँ है स्क्वायर, देखो निकाल लिया इतना, बस यही तो पूछा था, और क्या पूछा था मैंने? हाँ, वोल्टेज तो कुछ नहीं है, सबका आई नॉट इंटू एक्सएल, आई मतलब एक्सएल, आई नॉट इंटू एक्सी और आई नॉट इंटू आर, ये तीनों तो पूछे, तीनों डिवाइस के अराउंड निकाल दो। तब उसके लिए चाहिए आई नॉट, आई नॉट कैसे निकालोगे? बस सिंपल, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय नॉट आर, नॉट दैट इज जेड, पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस लोगे ना। ठीक है, तो ई नॉट कितना देर का 50, और जेड कितना है 500, 500 ही आया था ना, 0.1 एम्पियर। अब मेरे को चाहिए तीनों के अराउंड पोटेंशियल लॉस, पोटेंशियल अराउंड अलोंग इंडक्टर कॉइल, दैट इज आई नॉट इंटू एक्सएल, वी इज इक्वल टू आई आर। आई नॉट कितना है 0.1 और एक्सएल कितना है 600, दैट इज 60। और ऐसे ही वी एक्स कितना, वी सी कितना आएगा, आई नॉट इंटू एक्स सी, दैट इज 20 एम वोल्ट। ठीक है, 0.1 इंटू 200, और V इज इक्वल टू आई आर, तो वी आर कितना आएगा, दैट इज कितना 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 30 30 वोल्ट। ठीक है, और इसमें वो दिमाग मत लगा देना जो रेजिस्टेंस में लगाते थे, तीनों पोटेंशियल का सम नेट पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, वो चीज़ नहीं हो रही, यहाँ पर देख भी सकते हो, सारे डिवाइस के फेजेस अलग अलग चल रहे हैं ना एक्चुअली में, कोई पीछे चल रहा है, कोई आगे चल रहा है। रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ना आप, रिजल्टेंट निकाल सकते हो, लाइक देखो एक्सएल और एक्सी माइनस होता है 40 होगा, माइनस होते हैं दोनों, रेजिस्टेंस का 30 है, अब इनका रिजल्टेंट निकाल दो, 30 और 40 का कितना आएगा 50, देखो 50 वोल्ट है, तो रिजल्टेंट होगा इक्वल। ठीक है, हाँ केसीएल केवीएल ऐसे नहीं लगा सकते ना, आप देखो कैसे लगाओगे, रिजल्टेंट का ही लगता है। आ रहा है बालक समझ में? मुझे तो लग रहा है आप सो रहे हो आज। चल डन, तो एक आध क्वेश्चन और करें, देखता हूँ कोई क्वेश्चन मिलता है तो, इसमें यही क्वेश्चन करते रहोगे और कुछ नहीं है, बस सर्किट थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाता रहूँगा। चलो सेम क्वेश्चन ले लो, सेम क्वेश्चन सी गायब कर दो बस, इस बार आपको सिर्फ एलआर सर्किट की बना, सेम वैल्यूज निकालनी है। सब कुछ सेम टू सेम डेटाज हैं, जो पूछा गया वो भी सेम है।
अच्छा, एलआर सर्किट का एक और नाम होता है, मैं बताना भूल गया। एलआर सर्किट इज ऑल्सो नोन एज चौक कॉइल। जो चौक होता है ना, यही एलआर सर्किट होता है। नहीं, वो स्टार्टर होता है यार, बीच में जो लगा होता है चौक होता है। ये बीच में लग रहा है, ये होता है चौक कॉइल। 700 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस से ही चल सकता है ये, और इससे कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो कभी काम ही नहीं करेगा। तो आपने देखा होगा, अगर स्टार्टर निकाल दूं मैं इसमें से तो हल्की हल्की लाइट जलती रहती है। वो इसीलिए जलती है क्योंकि एग्जैक्टली 700 वोल्ट नहीं पहुंचा वो। दोस्ती बदल गई इतनी जल्दी? यहाँ पर मैंने क्वेश्चन करने के लिए दोनों हाथ मिला रहे बैठ कर। अच्छा, तो एक लाइन में तो सेम आता ही है। अच्छा, तुम्हारे स्कूल में एग्जाम्स वगैरह कब से होंगे? जाना होगा इस 15 को, सितंबर। फिर एग्ज़ाम ख़त्म होंगे लगभग 30 सितंबर के आसपास। डमी स्कूल ये तुम्हारी है क्या है? नहीं, तुम डमी से हो, स्कूल डमी है? फिर तो प्रॉपर जैसे होता है वही कराएंगे। पता नहीं, जो भी आ रहा होगा चेक करना पड़ेगा। 10/2 आ रहा है। मुझे मालूम नहीं, चेक करेंगे अभी। देखो, एल यही आएगा, एक्सएल यही आएगा, और ये आ जाएगा आपका 300 + 600 का स्क्वायर। अच्छा, ये तो नाटक हो गए, 100 बाहर गया तो 36 प्लस क्या क्या आ जाएगा? 300√5 आएगा। अरे देखो 100, सुनो सुनो शांति से। 100 तो मैंने डायरेक्ट बाहर निकाल लिया, ठीक है। अंदर बचा 9, और मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बाहर निकले, 300 बाहर गया, तो इधर बचा 1 + 4 5, हाँ √5, तो 300√5 जेड आ गया। ठीक है, जेड 300√5। पाई की वैल्यू आ गई आपकी XL/R, तो 600/, आर अपना कितना था 300, तो 2। रूट कैसे आ गया? रूट कैसे ले आए? हाँ, 10/2 ना, तो रूट। ठीक ठीक ठीक, 10/, हाँ। और I0 आपका फिर तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या? 50/जेड की वैल्यू कितनी आई थी अपनी? 300√5, 300√5 आई थी ना जेड की वैल्यू। हाँ, तो 50/300√5, ठीक है, 1/6√5। और इसके बाद फिर तो बाकी ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करना है? चलो होमवर्क के लिए देते हैं ना, क्या दिक्कत है। लिखो एक क्वेश्चन, आंसर्स भी दे दूंगा। चलो, फिर तो तुम लोग ले ही आओगे पक्का है। आसान दूँ ज़्यादा या नॉर्मल? चलो लिख लो। किस में? हाँ, तो पाई की वैल्यू जानना चाह रहे हो? हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि 60 डिग्री से ज़्यादा आएगी, क्योंकि 60 डिग्री पे वैल्यू 1.732 होती है।
तो हम लोग सिर्फ tan इनवर्स 2 लेकर छोड़ देंगे। ये तो पता है ना, 0 से इनफाइनाइट तक पूरा लाई करता है 0 से 90 डिग्री में, तो 60 डिग्री से आगे आएगा ये पता है, बस उसके आगे नहीं पता हमें। लिखो अ 200 ओम रेजिस्टर, a 200 ohm resistor is connected in series with a 5 microfarad capacitor with a 5 microfarad capacitor the voltage across the resistor is VR equal to 1.20 volt, 1.20 वोल्ट। A 200 ohm resistor is connected in series with 5 microfarad capacitor, मतलब दो ही डिवाइस कनेक्टेड है, कैपेसिटर और एक रजिस्टर। द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज 1.20 1.20 वोल्ट। ठीक है, इसके आगे भी लिखा है वोल्ट के आगे 1.20 वोल्ट। कॉस 2500t, मतलब v की वैल्यू एग्जैक्टली दी हुई है 1 VR, मैं लिख देता हूँ वी आर इज इक्वल टू क्या बोला था 1.20 कॉस 2500t, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, जहां पर ये 2500 रेडियन पर सेकंड में, मतलब ओमेगा दे रखा है आपको एज इट इज। अब आपसे पूछा गया है पार्ट ए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सर्किट करंट, मतलब करंट निकालना है सर्किट में। दूसरा एक्सप्रेशन चाहिए, याद रखना आई की वैल्यू, आई नॉट नहीं पूछा है। सर्किट करंट मतलब आई पूछ रहा है, आई नॉट नहीं। पूरा जो आएगा ना आई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, जो भी होता है वो देख लेना। अगला सेकंड बी पार्ट, अच्छा फर्स्ट का आंसर लिखना चाहो तो लिख लो। फर्स्ट का आंसर आएगा 6 कॉस सेम वैल्यू, फर्स्ट का आंसर बता रहा हूँ 6 कॉस सेम वैल्यू मिली एम्पियर, 6 कॉस 2500t मिली एम्पियर। बी पार्ट, determine the capacitive resistance of the capacitor, determine the capacitive resistance of the capacitor, capacitive sorry reactance not resistance, capacitive reactance XC पूछ रहा है आपसे है ना, रेजिस्टेंस नहीं बोलते ना, रिएक्टेंस बोलते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस of the capacitor। C part, derive an expression for the voltage across capacitor, derive an expression for the voltage across capacitor। तो सेकंड का आंसर आ रहा है आपका 80 ओम, बी का आंसर। और सी का आंसर क्या पूछा है मैंने, वोल्टेज अक्रॉस एक्सप्रेशन ना, तो उसके लिए लिखो 0.48 कॉस 2500t माइनस π/2 वोल्ट। ठीक है, कर लोगे? 6-7 क्वेश्चन और फोटो भिजवा दूं, सेम ही आने वाला है, कुछ अलग नहीं है। चलो बाला किन 2 के और भेज दें, 2-3।
0.10, 0.11 एंड 0.12। 3 क्वेश्चंस के फोटो और भेज रहा हूँ बच्चों ग्रुप में, सॉल्व कर लेना। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे।